डॉक्टर कन्हैयालाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। प्रिय छात्र छात्राएं, मैं आज आप लोगों के समक्ष BA सेम 3 का पेपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कोर 5 चैप्टर 2 का टॉपिक मेन प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी 73वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए सरकार में आम आदमी की भागीदारी होना जरूरी है। इसके लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का होना और उसका सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में काम करना जरूरी माना गया है। इसलिए फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर डी टॉकविल ने लिखा है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं राष्ट्रों की शक्ति का आधार होती हैं। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार स्थापित कर सकता है, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के बिना वह स्वतंत्रता की भावना नहीं रख सकता। इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया है। देश के स्वतंत्र होने पर हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायतों के महत्व को समझा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतें स्थापित करने की व्यवस्था की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 से देश के बहुत से राज्यों में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। आज देश के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। यह 3 स्तरीय ढांचा है। प्राथमिक स्तर पर गांव में ग्राम पंचायतें या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। जनता को शासन में सक्रिय रूप से भागीदार बनाना ही इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लेकिन इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की प्रतिनिधि संस्था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। सन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं में एकरूपता, नियमितता और प्रभावशीलता लाने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन कानून बनाया गया। गांव के चहुमुखी विकास के दारोमदार भी उन्हीं के कंधों पर है। आगे हम लोग देखेंगे पंचायती राज का अर्थ। पंचायती राज का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें गांव के लोगों को गांव का प्रशासन और विकास अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुसार करने का अधिकार होता है। पंचायतों के माध्यम से गांव के लोग खुद यह निर्णय करते हैं कि उनकी जरूरतें कैसे पूरी हों और प्रशासन किस तरह का हो। अपने गांव के विकास की योजनाएं भी वे स्वयं बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। इन कामों में सरकारी कर्मचारी उनकी सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें सरकार से अनुदान भी मिलता है, अर्थात पंचायती राज से ग्रामीण इलाके में जन समाज को प्रशासन में पूरी भागीदारी प्राप्त होती है। आगे अब हम लोग देखेंगे 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं व प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के शीर्षक में यह व्यक्त किया गया है कि यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। अधिनियम का प्रस्ताव संसद के समक्ष 1991 में 72वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में किया गया था, किंतु पारित होते होते यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और प्रवर्तित होते होते इसमें 1 वर्ष और लग गया। इस प्रकार यह संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपत्र में 26 अप्रैल 1993 को
प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रवर्ती भाग 8 के पश्चात एक नया हिस्सा भाग 9 पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए देश में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है, अपितु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनाव से संबंधित प्रत्याभूति प्रदान की गई है। पूर्व में केवल अनुच्छेद 40 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, किंतु अब यह व्यवस्था हो जाने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। संविधान संशोधन अधिनियम यह उपबंध करता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का संव्यवहार और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा विनिश्चित करें। प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य को 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाए जाने का सामान्य निर्देश किया गया है। इन्हीं प्रावधानों में 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को पंचायती राज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है। सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन के संबंध में अधिनियम बनाकर प्रावधान करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते समय राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य स्तर पर गठित की जाने वाली पंचायती राज इकाई की जनसंख्या समूचे राज्य में यथासंभव समान होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में 73वें संशोधन अधिनियम की धारा 243C 2, 3, 4, 5 में विस्तृत प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से यह अधिकार राज्य के विधानमंडलों को दिया गया है कि वे विधि द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों, ग्राम पंचायतें, मध्य स्तरीय इकाइयों और जिला इकाइयों के अध्यक्ष व सभापति के संबंध में तथा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के सभापति व सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करने का दायित्व संविधान संशोधन द्वारा संबंधित विधानमंडल पर छोड़ा गया, किंतु पंचायती राज की मध्यवर्ती व जिला स्तरीय इकाइयों के सभापति व अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस संशोधन में प्रावधान यह किया गया है कि संबंधित इकाइयों के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक का सभापति व अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन कर सकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे चुनाव में आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाएगी तथा सीटों के आरक्षण की इस प्रक्रिया का बारी-बारी से आवर्तन यानी रोटेशन पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में किया जाएगा। इन वर्गों के लिए उपर्युक्त रीति से आरक्षित की गई कुल सीटों में से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं हेतु स्थानों के आरक्षण भी किया गया है।
इससे संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवंटन बारी-बारी से किया जाता रहेगा। आगे सभापति व अध्यक्ष के लिए आरक्षण। इस संदर्भ में संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायती राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों व सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित कर सकेंगे। इस प्रावधान के प्रस्तुत में यह भी कहा गया है कि पंचायती राज इकाइयों के अध्यक्ष व सभापति के पदों के लिए आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सभापति व अध्यक्ष के 1/3 पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार के आरक्षण के आवर्तन का निर्देश भी संविधान संशोधन में सन्निहित है। इस प्रकार की सीटों का आरक्षण महिलाओं के स्थानों के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए किए गए आरक्षण के समाप्त होने पर स्वतः निरस्त हो जाएगा। आगे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। संविधान संशोधन अधिनियम यह उपबंध भी करता है कि राज्य विधानमंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम बनाकर करेंगे। आगे कार्यकाल से संबंधित प्रावधान। शासन के इस तीसरे सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केंद्र व राज्य सरकार की तरह समान रूप करने के लिए संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल यदि वह राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बारे में भी कहा गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती हैं तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराए जाने होंगे। इस संदर्भ में संशोधन अधिनियम यह उपबंध भी करता है कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसे चुनाव कराए जाना आवश्यक नहीं होंगे। भंग किए जाने के पश्चात नई चुनी हुई पंचायती राज इकाई उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वह इकाई कार्य करती है, यदि वह भंग नहीं की गई होती। आगे है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और दायित्व। विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति के संदर्भ में संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून इन संस्थाओं को विशेष रूप से लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित मामले सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विशिष्ट प्रावधान कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में इसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है। आगे कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियां। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कोष निर्माण और उनमें होने वाली आय के लिए उन संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों के संबंध में यह कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उनमें प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे।
राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान कर सकेगा। इस प्रकार संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करारोपण के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार पुनः राज्य विधानमंडलों को दिया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जा सकेगा और जो कर पंचायती राज संस्थाएं आरोपित करेंगी उन्हें वे न केवल एकत्र कर सकेंगे अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर ही कर सकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे वित्त आयोग का गठन का प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में और उसके बाद प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। और इसमें साथ में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण करने, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को चिन्हित करने, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों का निर्धारण और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों तथा वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौंपे गए किसी भी अन्य कार्यों का निस्तारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्य विधानमंडल विधि के माध्यम से इस वित्त आयोग के संगठन और उसमें नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यताओं और इन सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगा। संविधान संशोधन के माध्यम से इसके प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने यहाँ संविधान के उप प्रावधान के अनुसरण में स्थानीय वित्त आयोग का गठन करेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को समृद्ध करने के लिए संविधान द्वारा संकल्पित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। अगला, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले लेखा व उसके अंकेक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। आगे, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान। अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य के निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनाव के आयोजन और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल विधानमंडल से संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेंगे। इस प्रावधान के परंतु में यह भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारणों और उसी तरीके से हटाया जा सकेगा जिन कारणों और जिन तरीकों से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है तथा कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसके लिए विनिश्चित कार्यों के निर्वाह में सहायता देने के लिए राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। इस संविधान संशोधन को नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में प्रवर्तित होने से मुक्त रखा गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावी माना गया है। इस प्रकार देश में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कर्मियों की न्यूनताओं, जिनमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अभाव, इसके नियमित चुनाव, लंबे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय दशा, उन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों का अभाव, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
तथा इन संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रभावी व्यवस्था का अभाव की स्थितियां प्रमुख थीं। इसके निवारण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बेहतर प्रयास किया गया है और यह लोगों की भागीदारी बढ़ाता है और यह कहा जाता है कि यह एक ऐसी संस्था है कि लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में जानी जाती है, जो लोगों को राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। धन्यवाद।